देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। उधर कोरोना को लेकर भारत से परेशान करने वाली खबर है। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 1.5 लाख के पार हो गई है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि सिर्फ मई महीने में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा नए मरीज आए हैं। भारत में लॉकडाउन को 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन कोरोना वायरस के फैलने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1.5 लाख को पार कर गया है। पिछले 10 दिनों में ही भारत में कोरोना के 50,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। आखिर भारत में कोरोना वायरस कितनी तेजी से फैला है? भारत में 30 जनवरी को कोरोना का पहला केस आया। फरवरी तक कोरोना केस की रफ्तार धीमी रही। 30 अप्रैल तक कुल केसों की संख्या 34,866 हो गई। सिर्फ मई महीने में 1 लाख से ज्यादा केस आ गए। सिर्फ 27 दिनों में कोरोना के 1,16,901 केस जुड़ गए। 50,000 से 1 लाख कोरोना केस होने में 12 दिन लगे। फिर नए 50,000 केस जुड़ने में 10 दिन भी नहीं लगे। तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से भारत कोरोना संक्रमित टॉप 10 देशों में शामिल हो गया है। पिछले 24 घंटे में 6,387 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 170 लोगों की मौत हुई है। कुल 4,337 लोग अब तक भारत में कोरोना से जान गंवा चुके हैं। सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से 1,792 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना केस 17,000 के पार पहुंच गए हैं। दिल्ली में कोरोना केस 14,000 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 12 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर में कमी आई है। ये 3.3% से घटकर 2.87% रह गई है। साथ ही मरीजों के स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है। जब से लॉकडाउन में छूट दी गई है, उसके बाद से कोरोना के मामलों में लगातार तेजी आ रही है। अलग अलग राज्य सरकारें एहतियात बरत रही हैं, लेकिन कोरोना के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। देश में लॉकडाउन है, लोगों को पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, लेकिन उज्जैन में कुछ लोग पुलिस से भिड़ गए। उन्हें ही कानून समझाने लगे। देखिए फिर क्या हुआ। क्या बोल रहा? तुम जान दे रहा गैर मुस्लिमों को मुसलमानों को भगा रहा तुम ऐसे। नया ब्यूरो टू कंट्रोल लेने जा रहा ये कंटेनमेंट एरिया है, मालूम है ना? कंटेनमेंट एरिया नहीं है, अपना जान ये काहे के लिए लगवा रखा है? ये किसने लगा रखा? तेने लगा रखा? 2 महीने हुआ कंटेनमेंट एरिया को, कोई कंटेनमेंट एरिया नहीं है। नहीं तो ये काहे के लिए लगा रखा है? यहाँ पे पुलिस भी लगी है। किसको मारा? ये इसने मारा हुआ आदमी को जबरदस्ती। जब यहाँ से नहीं जाता कि तो अंदर जाओ। उज्जैन के रहने वाले ये लोग किसी कोरोना क्रिमिनल से कम नहीं हैं। उज्जैन के इस कंटेनमेंट जोन इलाके में इन लोगों ने न सिर्फ नियमों को तोड़ा, बल्कि पुलिस के साथ बदतमीजी भी की। तू कौन है भैया ये बता? तेने ठेका ले रखा है क्या? ठेका नहीं रखा। नहीं तेने ठेका ले रखा है क्या? नहीं तेने ठेका ले रखा क्या? पे कौन आएगा जाएगा? नहीं लाइट उठा के हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है यहाँ पे, ठीक है? नहीं तो मार सकते। तुम कैसे इकट्ठे हो रहे 8-10 लोग? तुम इकट्ठे कैसे हो रहे बाहर यहाँ पे? नहीं बताता हूँ मैं तेरे को। नहीं बताता हूँ ना तेरे को। ये तस्वीरें उज्जैन के कामदारपुरा इलाके से आई हैं। यहाँ पुलिस वालों ने इन सभी से घरों के अंदर रहने की अपील की। न सिर्फ पुलिस को भला बुरा कहा, बल्कि उनके काम में बाधा भी डाली। चुप रहे। बदतमीजी से बात मत करो यहाँ पे। इतने टाइम तक ड्यूटी भी करके गए, हमने किसी को परेशानी नहीं दी है। नहीं तो घर से बाहर क्यों निकले? तुम्हें मना ही किया था ना। कंटेनमेंट एरिया से ये लोग आपत्ति उठा रहे हैं कि ये लोग जाने नहीं दे रहे हैं करके। इन लोगों का अभद्रता का वीडियो एक पुलिस वाले ने बना लिया। इसके बाद थाने से पुलिस बल मौके पर पहुंचा और 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उधर पटना में लॉकडाउन के बीच लुटेरों की जान जाते जाते बची। कैसों सैकड़ों की भीड़ से पुलिस ने उन्हें बचाया और खुद भी घायल हो गई। इस रिपोर्ट में देखिए। इस नहर के किनारे सैकड़ों की भीड़ है। लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। किसी के हाथ में बैट है, किसी के हाथ में लाठी। सामने लोगों की जमकर पिटाई हो रही है। यहाँ कई पुलिस वाले भी मौजूद हैं। इनके हाथ में पिस्टल और हथियार हैं, लेकिन ये पुलिस वाले मजबूर और असहाय नजर आते हैं। भीड़ को रोकने की अपील करते हैं, हवा में फायरिंग करने का डर भी दिखाते हैं, लेकिन इस भीड़ पर कोई असर नहीं पड़ता। वो तो बस गाली गलौज करते हुए जान लेने पर आमादा है। ये तस्वीरें पटना से आई हैं। यहाँ राहुल नाम के एक शख्स से कुछ लुटेरों ने बाइक और 20,000 रुपए लूटने की कोशिश की, लेकिन राहुल लुटेरों से निडर होकर भिड़ गया। शोर सुनने पर आसपास के गांव वाले भी पहुंच गए।
इसी बीच राहुल को अपराधियों ने पिस्टल के बट से मारकर जख्मी कर दिया और 3 की संख्या में रहे अपराधी फायरिंग करते हुए पास के खेत में जाकर छुप गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। तब पटना में फतुहा के थानाध्यक्ष मनीष कुमार दल बल के साथ पहुंचे और खेत से 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब पुलिस उन तीनों लुटेरों को गिरफ्तार कर रही थी, तभी भीड़ ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया और उन तीनों अपराधियों की बैट और डंडे से पिटाई शुरू कर दी। पुलिस ने भीड़ को शांत करने के लिए हवा में पिस्टल भी लहराई। इसमें दरोगा को चोटें आई हैं, जिन्हें खुद गांव वाले उठाकर ले जाते दिखाई दिए। अरे आराम से आराम से आराम से आराम से। वैसे इस मामले में पुलिस की दाद देनी होगी। खुद जख्मी होने के बावजूद तीनों लुटेरों को मॉब लिंचिंग का शिकार होने से बचा लिया। अब पुलिस इन अपराधियों का क्रिमिनल बैकग्राउंड खंगालने में जुटी है। उधर यूपी में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के बीच सीएम योगी लगातार एक्शन में हैं। अब उन्होंने लखनऊ के एक अस्पताल का दौरा किया। पूरी रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कहर को कम करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। अपनी टीम 11 के साथ लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने आज लखनऊ में राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया। आप देख सकते हैं, अस्पताल पहुंचकर सीएम योगी ने डॉक्टर्स और नर्स से मुलाकात की। अस्पताल के एक वार्ड का इंस्पेक्शन किया। इस मौके पर अस्पताल के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। अस्पताल के बाहर भी सीएम योगी स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देते नजर आए। आपको बता दें, यूपी में कोरोना तेजी से फैल रहा है, जिस पर काबू पाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। 3 पैमाने पर उत्तर प्रदेश बेहतर प्रदर्शन की कोशिशों में जुटा है। एक तो कोरोना संक्रमण पर लगाम लगानी है, जिसका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे का अगर आंकड़ा हम बात करें तो जो वृद्धि हुई है, लगभग 164 मरीज नए सामने आए हैं और अब तक आंकड़ा बढ़कर 6724 पर पहुंच गया है। अब तक 177 लोगों की मौत हुई है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि अब तक जो पॉजिटिव केस हैं वो केवल 2723 हैं। आगरा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और लखनऊ, ये 5 ऐसे रेड जोन हैं जहां पर सबसे ज़्यादा संख्या है। आगरा में 866, मेरठ में 389, नोएडा में 362, कानपुर में 337 और लखनऊ में 335। लॉकडाउन के नियमों को सख्त बनाया गया है, लेकिन रियायतें भी दी गई हैं ताकि अर्थव्यवस्था मजबूत रहे और जो गति रुक गई थी सरकारी कामकाज से लेकर उद्यम की, वो उसे स्पीड मिले। दूसरा, जो प्रवासी आए हैं उन्हें रोजगार देने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उनके लिए खाने पीने और रहने की जो समस्या होगी, उसके लिए भी आवास विभाग उनको मकान देने की तैयारी के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। तो 3 पैमाने पर उत्तर प्रदेश सरकार जुट गई है ताकि उत्तर प्रदेश को दोबारा से प्रवासियों के सहयोग से खड़ा किया जा सके। उधर यूपी के रायबरेली में प्रवासी मजदूरों के साथ जो हुआ वो बहुत ही परेशान करने वाला है। कैसे इनकी बसों पर हमला किया गया और हमलावर फरार हो गए, देखिए। क्या कोई प्रवासी मजदूरों का भी दुश्मन हो सकता है? क्या कोई नफरत में इतना गिर सकता है कि प्रवासी मजदूरों से जा रही बस पर पत्थरों से हमला करे? आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस बस के बाहर कुछ लोग नकाब में हैं और बस पर पत्थर से हमला कर रहे हैं। पास से जा रहा तांगा भी अचानक रुक जाता है। ये घोड़ा सहम कर खड़ा हो जाता है। इन लोगों ने सिर्फ बस पर हमला ही नहीं किया, बल्कि प्रवासी मजदूरों के साथ लूटपाट भी की है। हाथों में पत्थर लिए बस में तोड़फोड़ कर रहे इन युवकों को गौर से देखिए। आरोप है कि ये युवक बस चालक से रोड पर चलने के लिए रंगदारी मांग रहे थे। रंगदारी न मिलने पर वारदात को अंजाम दे दिया। दरअसल श्रमिकों को लेकर दिल्ली से सुल्तानपुर एक प्राइवेट लग्जरी बस मंगलवार को रायबरेली पहुंची, जहां शहर के सारस चौराहे पर दिन दहाड़े अज्ञात बाइक सवार युवकों ने बस चालक के साथ रंगदारी को लेकर न सिर्फ मारपीट की, बल्कि बस में जमकर तोड़फोड़ की और ड्राइवर से 25,000 रुपए लूट लिए। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवकों की तलाश शुरू कर दी है। सारस चौराहे पर एक बस चालक द्वारा कुछ अराजक तत्वों द्वारा गाड़ी को रोक करके या कुछ उसके साथ बदतमीजी और सब संबंध में एक तहरीर दी गई है और उसकी अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ये तस्वीरें वाकई चौंकाने वाली हैं। जब देश प्रवासी मजदूरों की मदद में लगा है, वहीं कुछ बदमाश उनसे भी लूटपाट करने से बाज नहीं आ रहे। उधर दिल्ली में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली के पालम में पारा 47 डिग्री को छू गया। दिल्ली में गर्मी का पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है।
सूरज के बढ़ते तेवर से न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के कई इलाके झुलस रहे हैं। बात करें मंगलवार की तो मंगलवार को भी गर्मी ने कई रिकॉर्ड तोड़े। वहीं बात करें दिल्ली के पालम इलाके की तो वहां पर तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो वहीं पर जो दिल्ली का दूसरा इलाका है सफदरजंग, वहां पर पिछले 18 साल का रिकॉर्ड टूटा है। मई में इससे पहले की अगर बात करें तो सन 2002 में 46 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचा था। आज की बात करें तो आज जो है न्यूनतम तापमान जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं पर अधिकतम तापमान जो है वो 44 से 45 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। इसको देखते हुए दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर बात करें मंगलवार की तो मंगलवार को भी जो सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस जो है ज़्यादा तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया था दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अब धीरे धीरे जो है 27 और 28 और जो 29 मई है इसके बाद जो है तापमान में कमी आ सकती है। 30 मई को आंधी के साथ बूंदाबांदी की संभावना है और जून का जो पहला कह सकते हैं जो पहला हफ्ता होगा उसमें जो तापमान है वो 38 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से कुछ बूंदाबांदी होगी, धूल भरी आंधी चलेगी तो उसमें तापमान जो है वो ज़रूर कम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो तापमान में जो है किसी भी तरह की जो कमी है वो नहीं दिख रही है। लोग जो है झुलस रहे हैं, परेशान हैं और ऐसे में खुद को तृप्त करने के लिए जो है पानी पी रहे हैं, नींबू पानी वगैरह पी रहे हैं। फिलहाल की बात करें तो पारा अपने पूरे सवाब पर है और ये तन और मन को झुलसा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट गजेंद्र के साथ जितेंद्र भाटी, टीम है भारत दिल्ली। उधर दिल्ली में प्रवासी मजदूरों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की वजह क्या थी, वो क्यों इतना नाराज हो गए, हमारे संवाददाता मोहित ओम की इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के विनोद नगर में प्रवासी मजदूरों ने आज सुबह हंगामा किया जिस कारण एक लंबा ट्रैफिक जाम देखने के लिए यहाँ पे मिला। आप देख सकते हैं इस वक्त मधु विहार में मौजूद है, यहाँ पर जिस तरीके से बैरिकेडिंग करके जो मजदूर हैं उन्होंने जाम लगा दिया था। दरअसल जो बगल में सरकारी स्कूल है यहाँ पर एक स्क्रीनिंग सेंटर बनाया गया है और यहाँ स्क्रीनिंग सेंटर पर जो मजदूर हैं उनकी स्क्रीनिंग करके उनको ट्रेनों के लिए भेजा जा रहा था। लेकिन आज यहाँ से किसी तरह की कोई स्क्रीनिंग नहीं हो रही है, कोई श्रमिक ट्रेन का कोई मैसेज है वो इन लोगों तक नहीं आया। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर एक लंबी कतार में जो मजदूर है वो यहाँ पहुँच गए थे। सुबह से ही लोग लाइनों में लगे हुए थे और जब इनको पता लगा कि आज स्कूल नहीं खोला जाएगा तो उसके बाद इन्होंने सड़क पर हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद यहाँ पर एक दोनों तरफ सड़कों पर लंबा जाम देखने के लिए मिला रहा। अब आप देख सकते हैं कि अब दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान यहाँ पर आकर जाम को खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद इन लोगों को समझाने की जो जुगत थी उसमें पुलिस लगी हुई थी, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं थे। फिलहाल अब यहाँ पर पुलिस को जबरन यहाँ पे अब जाके रास्ता खाली कराना पड़ रहा है। किस बात को लेकर हंगामा कर रहे थे? सर हमें कल रोका गया कि जाने के लिए, कल बोले चले जाना, रात भर रुक जाओ, कल सुबह मत में जाने देंगे। लेकिन ऐसा सर कुछ नहीं हुआ। हमें रात से अभी तक कुछ खाना नहीं मिला। कल 11 साढ़े 11 बजे आए, कुछ खाना नहीं मिला। बस सब्र दिया, तसल्ली दिया। हम लोग 30-40 किलोमीटर दूर पैदल चले हैं और चल के जो यहाँ तक पहुँचे हैं। अब यहाँ पता चल रहा है कि अब यहाँ ट्रेन नहीं है। तो यही चीज़ सर अगर हम लोग को पहले मालूम हो जाता तो हम लोग यहाँ नहीं रुकते। अब हम लोग जो है अपने अपने कमरों से निकल चुके हैं। मकान मालिक जो है कमरे में अब दोबारा जाने नहीं देगा, तो हम लोग सर जाए तो जाए कहाँ। कल बोल रहा था कि बैठो, कल रात में ले लेंगे, आपको अन्न पानी देंगे, कुछ नहीं दिया। कल धैर्य दे के पुलिस वाले चले गए, बोले ऐसा जान है बैठो यहाँ पे, आपको खाना मिलेगा, आपको अंदर ले लेंगे, पर कुछ नहीं किया। रात से कल से एक बूंद पानी तक नहीं दिया। उधर लॉकडाउन के बीच एक बार फिर एक सड़क हादसे में मासूमों की जान चली गई। इस बार हादसा इटावा में हुआ, जहां 2 गाड़ियों की टक्कर में मां और उसके 2 बेटों की मौत हो गई। इस बोलेरो कार के पर खच्चे उड़ चुके हैं, आगे से पूरी तरह से पिचक चुकी है, इसकी छत सिमट गई है। इस कार की हालत ये है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर यह सड़क हादसा कितना खौफनाक रहा होगा। ये तस्वीरें इटावा से आई हैं। यहाँ नेशनल हाईवे नंबर 2 पर देर रात एक बोलेरो कार ट्रक से टकरा गई। इसके बाद एक ही परिवार के 3 लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया। मां और उसके 2 बेटे इस दुनिया से चले गए। हादसे में परिवार की बेटियां, पिता और ड्राइवर जख्मी हुआ है। 3 लोग तो खत्म हो गए मतलब जगह पर ही, और उनके जो 3 लड़कियां हैं उनकी भी चोट है, पिताजी की भी चोट है और ड्राइवर की भी चोट है। ये लोग कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? छत्तीसगढ़ से आ रहे थे, अपने गांव जा रहे थे शादी के लिए लड़की। ये परिवार यूपी के कासगंज का रहने वाला है। लॉकडाउन में छूट मिली तो छत्तीसगढ़ से बेटी की शादी करते हुए वापस आ रहा था, लेकिन इस परिवार को नहीं पता था कि अचानक सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घायल लड़कियों को अब तक नहीं बताया गया कि उनके मां और भाइयों की मौत हो चुकी है। कितने लोग थे आप लोग, कहां से कहां जा रहे थे? हम लोग 8 लोग थे,
ड्राइवर को गिन के, और हम लोग छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश आ रहे थे कासगंज के लिए। पुलिस ने इस हादसे में फौरन घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जबकि फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश की जा रही है। ये सुबह भोर में करीब 3 बजे के करीब ड्राइवर से जो बात हुई है, उसने ये बताया है कि शायद उसे नींद आ गई और आगे कोई गाड़ी खड़ी थी जिसमें वो घुस गया। बड़ा दुखद हादसा है। इसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की कैजुअल्टी हो गई है। देश में जैसे जैसे लॉकडाउन में छूट दी जा रही है, तब से लगातार सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं, कई जिंदगियां खत्म हो रही हैं। उधर लॉकडाउन में भारत की वजह से 179 पाकिस्तानियों के चेहरे पर खुशियां आ गई। अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर से ये पाकिस्तानी घर वापसी कर पाए। एक तरफ पाकिस्तान है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, लगातार सरहद पर आतंक फैलाने की कोशिश करता है। दूसरी ओर है हिंदुस्तान, जिसने एक बार फिर बड़ा दिल दिखाया है। और ये हिंदुस्तान की दरियादिली का ही नतीजा है कि पाकिस्तान के रहने वाले ये लोग अपने वतन वापस जा रहे हैं। भारत में फंसे 179 पाकिस्तानियों को अमृतसर के बाघा बॉर्डर के जरिए वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। 3 महीने हो गए, हम लोग अब वापस जा रहे हैं। बहुत खुश है और सबके शुक्रगुजार हूँ। बस ये बहुत खुशी हो रही है, आज हम बहुत खुश हैं कि हम अपने वतन जा रहे हैं। ये पाकिस्तानी भारत की सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये लोग लॉकडाउन से पहले हिंदुस्तान आए थे। उनके पास 45 दिन का वीजा था, लेकिन इसी बीच कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हो गया और वो भारत में फंस गए। इन्हें वापस पाकिस्तान भेजने के लिए कस्टम विभाग की तरफ से पूरी तैयारी की गई। एक पाकिस्तानी का इमिग्रेशन किया गया। इंडिया के 10 राज्यों तो 179% ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਫਟਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਧਰ ਭੇਜੇ ਜਾਏਗਾ। ये पाकिस्तानी अपने परिवार को देखने, उनसे मिलने के लिए तरस गए थे। अब जाकर इनके चेहरों पर खुशियां आई है। इतनी खुशी है कि अल्फाज नहीं मेरे पास, जितना मैं खुश हुई आज के थे। किस तरह से ये लोग और हमें बैठ के देखो इंडिया हुकूमत ने हमारे समेत के बाद दिया। मेरे 2 बच्चे वहाँ पाकिस्तान में हैं, तो इस वजह से मैं अपने ससुराल अपने घर वापस जा रही हूँ। बहुत खुशी हो रही है। अगर हिंदुस्तान ने दरियादिली ना दिखाई होती, अगर भारत ने इंसानियत को न समझा होता, तो ये पाकिस्तानी लॉकडाउन के बीच पाकिस्तान नहीं पहुंच पाते। काश पाकिस्तान का भी इतना बड़ा दिल होता। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील होने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बॉर्डर सील होने के चलते लंबा जाम लगा हुआ है। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों की ही एंट्री हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद के बॉर्डर सील है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिल्ली से आने वाले लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। उसकी वजह ये है कि गाजियाबाद में बताया जा रहा है कि जो कोरोना पॉजिटिव है, संक्रमित हैं, उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। उसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि जो गाजियाबाद में दिल्ली से लोग आ रहे हैं, उनकी वजह से संख्या बढ़ रही है। जिसको देखते हुए गाजियाबाद के डीएम ने लॉकडाउन 2 के नियम लागू कर दिए, यानी कि अब केवल वही लोग गाजियाबाद में प्रवेश कर पाएंगे जिनके पास वैलिड पास होगा, जो ज़रूरी सेवाओं से जुड़े होंगे। इसके अलावा जो तमाम लोग हैं उनको वापस भेज दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से एक गाड़ी सामने देख सकते हैं कि इनके पास पास नहीं था, तो इनको वापस दिल्ली की सीमा में लौटा दिया जा रहा है। तो ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी भी जो है हो रही है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी जो है करते हैं। आप गाजियाबाद जा रहे थे? मेरा ये साहिबाबाद जाना है, गाजियाबाद नहीं जाना हमने। साहिबाबाद गाजियाबाद में ही है। तो क्या आपके पास पास नहीं है? किस चीज़ के लिए जा रहे थे? पास वगैरह तो अब लॉकडाउन खुल गया तो हमने पास रख दिया अपने ऑफिस के अंदर, लेके नहीं चल रहे हैं पास। अच्छा, क्या कहा अधिकारियों ने, जाने देंगे आपको? नहीं, अधिकारी कह रहे हैं ये पास दिखाइए पहले। हाँ, तो अब आप नहीं जा पाएंगे। अब तो इनका तो ऐसे ही लग रहा है नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब मैं इमीडिएटली पास कहाँ से अरेंज करूँगा? मेरा दूध प्लांट है, दूध आया हुआ है वहाँ पे। यानी कि आप एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े? एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए हम। गाजियाबाद में कोरोना के प्रभाव को रोकने के लिए वहाँ के डीएम ने बॉर्डर सील का आदेश दिया है। ये बॉर्डर दिल्ली यूपी बॉर्डर है, जहाँ से लोग गाजियाबाद की तरफ जाते हैं। वहाँ पे फिलहाल आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी जो है वो तैनात हैं और जिन वाहनों के पास है उन्हीं को जाने दिया जा रहा है। उसके अलावा सबको यहाँ से वापस दिल्ली की तरफ मोड़ दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे वाहनों की चेकिंग की जा रही है। कैमरामैन हेमंत के साथ मोहित ओम, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। उधर दिल्ली में शराब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। कई लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर शराब का विरोध किया। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के विकास मार्ग पर एक मानव श्रृंखला बनाई हुई है, जिसमें छोटे बच्चे, महिलाएं सब शामिल हैं और इनके हाथ में पोस्टर है और पोस्टर पे एक स्लोगन लिखे हुए हैं, शराब नहीं रोजगार दो, शराब बंदी की जाए। और इस तरीके से शराब के खिलाफ एक
मानव श्रृंखला यहाँ तैयार की गई है और उसमें तमाम लोग जो हैं वो आपको सड़कों पर नजर आएंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पीछे की तरफ दिखाएं तो काफ़ी एक लंबी जो मानव श्रृंखला है वो दिल्ली के विकास मार्ग पर खड़ी की गई है और ये ITO की तरफ जाने वाला रास्ता है। जिस तरीके से इसमें स्लोगन लिखे हुए हैं कि घर बार को बचाना है, शराब मुक्त कराना है, इस तरीके से शराब के खिलाफ आज एक जो मुहिम है इन लोगों ने चलाई है। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो आज शराबबंदी के खिलाफ ये लोग सड़कों पे खड़े हैं इसका क्या कारण है। किस संस्था से हैं आप लोग? हम लोग बहुत सारी संस्थाएं मिली हुई हैं, गैर सरकारी संगठन हैं। हम सब लोगों के पास कुछ महिलाएं आई, उन्होंने कहा हमारे को घरेलू हिंसा हो रही है। पहले जब लॉकडाउन था तो शराब बंद थी तो हमें काफ़ी राहत थी, लेकिन अब जो शराब है वो मज़दूरों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, मज़दूर वर्ग को, महिलाओं को खासकर। तो हमारी ये मांग है सरकार से कि सरकार लाइसेंसिंग व्यवस्था लाए शराब के लिए। जो लोग इनकम टैक्स पेई हैं या जिनकी आय एक सीमित दायरे से ज़्यादा है वही लोग शराब पिए, ना कि सब लोगों को सरकार शराब पिलाए। दिल्ली सरकार को, आबकारी विभाग को भी ज्ञापन दिया है हमने अपनी तरफ से, जितने भी लोग हैं सबके साइन करा के, और ये शराबबंदी पर जो ये शराबबंदी है इसे बंद किया जाए। जो जिस NGOs के लोग यहाँ पे खड़े हैं इनका कहना है कि जो घरेलू हिंसा होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं शराब एक बड़ा कारण है और ये सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब तबके को पहुँचा रही है। तो आज एक मानव श्रृंखला बनाई गई है और इनका संदेश है कि शराब को बंद किया जाए और सरकार से इनकी अपील है कि सरकार केवल शराब उन लोगों को दे जो इनकम टैक्स पेई हो या जो आर्थिक संपन्न लोग हों। तो शामली में गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करना भारी पड़ गया। तस्करों के साथ गांव वालों ने मिलकर पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। इन तस्वीरों को देखिए, गौ तस्करों ने पुलिस की गाड़ी को चकनाचूर कर दिया है, इसके शीशे तोड़ डाले गए हैं। अब इन पुलिस वालों को देखिए, किसी के सिर में गहरी चोट आई है तो किसी का हाथ जख्मी है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के शामली से आई हैं। शामली जिले के झंझाना थाना क्षेत्र में शातिर गोकश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने हमला कर दिया। पुलिस की 2 गाड़ियों को तोड़ डाला। इतना ही नहीं, लोगों ने पुलिस टीम को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच पुलिस ने 125 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए गोकश, अफजल समेत 30 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कल देर रात झंझाना थाना पुलिस द्वारा ग्राम टपराना में एक शातिर जिला बदर गोकश के यहाँ दबिश देकर उसे हिरासत में लिया गया। उस अभियुक्त को छुड़ाने के लिए उसके परिजन तथा सैकड़ों ग्रामीणों द्वारा पुलिस पर हमला बोल दिया गया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं तथा 2 गाड़ियों के शीशे टूट गए। पुलिस पार्टी पर हमले और पथराव में 2 दरोगा समेत कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए शामली के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल पुलिस की गाड़ी के ड्राइवर को डॉक्टर्स ने हायर सेंटर के लिए रेफर किया है। पुलिस पार्टी पर हमला और पथराव की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में जिले के तमाम पुलिस अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पर्याप्त पुलिस बल मौके पर मौजूद है। जिन पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं उनका मेडिकल करा दिया गया है। सभी खतरे से बाहर हैं। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पार्टी पर हमले की इन तस्वीरों से हर कोई हैरान है। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस पर हमला करने से पूरा प्रशासन अलर्ट पर है। उधर आतंक और आतंकियों का फन कुचलने के लिए जम्मू कश्मीर में बड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। अब नेशनल हाईवे पर थर्मल स्क्रीनिंग वाले CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर। ठीक मेरे पीछे जो आप CCTV कैमरे देख रहे हैं, ये हाईटेक कैमरे जो है वो नेशनल हाईवे पे इंस्टॉल किए गए हैं। एक तरफ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे इसी तरीके के कैमरे और साथ में थर्मल स्कैनर जो है वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। एक जहां पे मैं मौजूद हूं, एक रोड जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की तरफ जाता है और दूसरा जम्मू श्रीनगर की तरफ, यानी कि दोनों तरफ CCTV हाईटेक कैमरे जो है वो लगाए गए हैं। और इनकी खूबी ये है कि ये नाइट विजन भी है। इन सब के बीच हमारे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर इंद्रजीत जी। कितनी मदद मिलेंगी इन CCTV कैमरों से, क्योंकि नेशनल हाईवे पे कई बार आतंकियों ने हमला भी किया है? हाँ सर, काफ़ी मदद मिलेगी इनसे। जो भी गाड़ी वगैरह आएगी इसे ट्रेस हो जाएगी, दिन को होगी रात को होगी, वो इसमें ट्रेस आएगी। तीसरी आंख का काम करेंगी ये CCTV कैमरा? हाँ बिल्कुल सर, तीसरी आंख का काम करेंगे। कंट्रोल रूम किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है और क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है? कंट्रोल रूम इस पास ही बनाया जा रहा है। इसी में जो भी होगा सब दिखाई देगा। तो इसको चलाने वाले इधर ही
मतलब जो काम करने वाले होंगे वो इधर ही होंगे। तो यहाँ पे आप जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर को सुन सकते थे, लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दूं कि कई बार आतंकी नेशनल हाईवे के ज़रिए श्रीनगर की तरफ रुख करते हैं और कई बार जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आतंकी हमला भी हुआ है। लेकिन अब सीसीटीवी कैमरे जो है वो अब पुलिस की तीसरी आंख का काम करेंगे। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे से। उधर पटना से कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं, इससे हड़कंप मच गया है। बिहार का पूरा अपडेट इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3000 के पास पहुंच चुका है। बिहार में कोरोना संक्रमण किस कदर तेजी से फैल रहा है, इसका अंदाज़ा महज इस बात से लगाया जा सकता है कि कुल कोरोना संक्रमित मरीजों का 47% ही पिछले एक सप्ताह में पाया गया है। यानी कि कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बिहार में अगर 3000 है तो मात्र 529 3 मई के पहले था, जबकि उसके बाद 3000 पहुंचा है 3 मई के बाद। और उसमें भी अगर पिछले एक सप्ताह की बात करें तो कुल संक्रमित मरीजों का 47% पिछले एक सप्ताह में ही पाया गया है। 3 मई से अब तक जब से श्रमिक ट्रेन चल रही है स्पेशल, उसके बाद से 16 लाख प्रवासी मजदूर बिहार पहुंच चुके हैं। और प्रवासी मजदूरों की अगर बात करें तो कुल संक्रमित मरीजों का 86% आंकड़ा प्रवासी मजदूरों का है। यानी कि 3000 जो कुल कोरोना पॉजिटिव मरीज बिहार में पाए गए हैं उसमें 1900 संख्या उनकी है जो प्रवासी मजदूर हैं और 3 मई के बाद श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बिहार पहुंचे हैं। और ये कुल आंकड़ा 66% है। और बिहार में लगातार क्वारंटाइन सेंटर की भी संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक बिहार में लगभग 16,000 क्वारंटाइन सेंटर हैं, जहां पर 15 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों को वहां रखा गया है। हालांकि बिहार सरकार ने वहां पर इंतज़ाम तो किया है या फिर दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन हर रोज़ वहां क्वारंटाइन सेंटर पर हंगामे खाने की जो स्थिति है उसकी तस्वीरें बिहार में सामने आ रही हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।